Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. हम यहाँ पर कवर करेंगे आज NCERT क्लास 9 के चैप्टर 6 को जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। बेसिकली जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, इस चैप्टर को APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, एक ऐसी कहानी जो हम अपने बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसी में से लिया गया है एक छोटा सा पार्ट, माय चाइल्डहुड। ठीक है, तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे शुरू करते हैं। माय चाइल्डहुड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, तो इससे पहले कि हम पढ़ें हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटमैन। दूसरी बात लिखी है APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। तो ये सब अब्दुल कलाम के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और थर्ड है इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। ही स्पीक्स ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, तो उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो चलिए इसे हिंदी में समझते हैं। चैप्टर को पूरा वर्ड बाय वर्ड हम इसे कवर करेंगे, पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा और सारे डिफिकल्ट वर्ड को मैं यहाँ पर कवर करूँगी हिंदी में बताते हुए। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, APJ अब्दुल कलाम खुद ही बता रहे हैं कि उनका जो जन्म है, उनका जो बर्थ है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और ये तमिल फैमिली थी, जो तमिल के रहने वाले थे, तमिल में रहते थे। इन आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, तो ये एक आइसलैंड जैसी जगह थी जिसके चारों ओर पानी होता है और वहाँ पर उस जगह को कहते हैं रामेश्वरम, जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। इन द अर्स्ट वाइल का मतलब होता है फॉर्मर, मतलब कि इस जगह को बाद में मद्रास स्टेट के नाम से जाना गया। मतलब कि इसे मद्रास स्टेट को पहले फॉर्मर, इसे तमिल इस तरीके से जाना जाता था। तो मतलब पहले स्टेट को मद्रास के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माय फादर, अब अब्दुल कलाम जी बताते हैं माय फादर जैनुलाब्दीन, तो जैनुलाब्दीन उनके पापा का नाम है, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो बता रहे हैं कि इनके जो पापा हैं जैनुलाब्दीन, इनके पास ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा था, यानी कि वो ना ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। डिस्पाइट दीज disadvantages he possessed great innate wisdom and true generosity of spirits। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि इन दो डिसएडवांटेजेस के बावजूद, डिसएडवांटेजेस यानी कि जो इन दो कमियों के बावजूद, दो कमियां क्या थी कि ना वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ना ही वो ज़्यादा रिच हैं। इन दो कमियों के बाद भी उनके अंदर कुछ ग्रेट इन्नेट का मतलब होता है क्वालिटीज़ ऑफ, बेसिकली इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी के अंदर जन्म से होती हैं। तो उनके अंदर कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ थी, जैसे कि विजडम यानी कि वो बहुत वाइज थे, बहुत बुद्धिमान थे, एंड ट्रू जेनरसिटी, और वो बहुत जेनरस थे। जेनरस का मतलब होता है बहुत काइंड होना, ठीक है, बहुत दयालु थे वो। ठीक है, अच्छा। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा। तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि उनके पास, यानी कि जैनुलाब्दीन जो अब्दुल कलाम के पिताजी हैं, उनके पास एक आइडियल हेल्पमेट थी। अब आइडियल हेल्पमेट का मतलब कि एक ऐसी वाइफ थी, मतलब परफेक्ट वाइफ, एक ऐसी इंसान थी उनके पास जो एकदम परफेक्ट है, जिसको ऐसे ही होना चाहिए था। तो एक बहुत परफेक्ट वाइफ थी और वो थी कौन? आशी अम्मा। आशी अम्मा कौन है? APJ अब्दुल कलाम की ममा है, मदर है। ठीक है, I do not recall the exact number of people she fed every day। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है ठीक से कि कितने लोगों को वो हर दिन खाना खिला देती थी, बट I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together।
यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं, पर मैं ये इस बात को लेकर कंफर्म हूँ कि मेरी माँ जब खाना बनाती थी तो हमारे परिवार वालों के अलावा वो बहुत सारे बाहरी लोगों को भी अपने साथ खाने पे बुला लेती थी और बहुत सारे बाहरी लोग भी उनके साथ खाना खाया करते थे। यानी यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके फादर और मदर बहुत जनरस, बहुत काइंड और बहुत ही अच्छे लोग थे। ठीक है, चलते हैं, मूव करते हैं सेकंड की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो कई बच्चों में से एक थे, यानी कि उनके और भी भाई बहन होंगे। ठीक है, अ शॉर्ट बॉय, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। एक छोटी हाइट के बच्चे थे ये, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं कि शॉर्ट बॉय में एक छोटी हाइट का लड़का था, और अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मतलब एक ऐसा नॉर्मल दिखने वाला बच्चा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखता था, कोई स्पेशल नहीं दिखता था, मैं एक ऑर्डिनरी लुक का बच्चा था। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि वो जो थे एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक के व्यक्ति थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे बहुत लंबे और बहुत अच्छे, गुड लुकिंग थे। लेकिन अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं थे, उनसे थोड़े अलग थे। वो ना ही उतने ज़्यादा टॉल थे और ना ही उतने ज़्यादा गुड लुकिंग थे। ठीक है, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पेरेंटल, जो कहते हैं ना पूर्वजों का घर, पुराने जो दादा दादी घर बना के चले गए उसी में आगे की जनरेशन्स रह रही हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि बनाया गया होगा 19वीं सदी के आसपास में। ठीक है, इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनका घर था वो पक्का हाउस था। आपको पता है पक्का हाउस क्या होता है? जो ब्रिक से, लाइमस्टोन से, सीमेंट वगैरह यूज करके बनता है, वैसा ही उनका घर था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और उनका घर कहाँ पर था? रामेश्वरम में एक मॉस्क, जो एक मस्जिद की गली थी, वहीं पर उनका घर मौजूद था। अब यहाँ पर देखो, हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सीवियर, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ फादर, बहुत सिंपल आदमी थे वो। और वो कोशिश करते थे कि अवॉइड किया जाए, यानी कि किसी भी तरह से उसे अवॉइड करें। किस चीज़ को? इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी, ऐसी चीज़ों को जो ज़बरदस्ती अपने आप को आराम देने के लिए बनाई गई हैं, है ना। तो इन एसेंशियल, जो ज़रूरी है वो तो हम यूज़ करते थे, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना मैनेज हो जाएगा, उसको हम अवॉइड करते थे। ठीक है, हाउएवर ऑल द नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। यहाँ पर हम अब्दुल कलाम जी बताते हैं, लेकिन उन्हें सारी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि क्या क्या? फूड, खाने में उनको जो कुछ भी चाहिए होता था, मेडिसिन और क्लोथ्स, जो कुछ भी ज़रूरी होता था वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाता था। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। लेकिन एंड में अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनका जो बचपन था वो बहुत सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है सेफ, बहुत ही सुरक्षित, सेफ चाइल्डहुड था, बोथ मटेरियलिस्टिकली मटेरियली एंड इमोशनली। तो मटेरियली मतलब है कि मटेरियलिस्टिक वे में, जो कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, कि उनको वो सभी चीज़ें दी गई जिसकी जो वो ज़रूरत थी, और इमोशनली यानी कि उनको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट भी घर से मिलता रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है थर्ड वाले में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब अब्दुल कलाम जी सिर्फ 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ। देखो, अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर हुआ है, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ है अब कुछ कंडीशंस उन्हें और पता चलेंगी। और हमें एक बात और बताई गई कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब्दुल कलाम कितने साल के थे? 8 साल के थे। किसी कारण से वहाँ पर क्या हुआ? टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड का मतलब होता है इमली के बीज। तो इमली के बीज की डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में अचानक से बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। अब अब्दुल कलाम के आसपास में कोई पेड़ होगा जहाँ पर इमली के बीज होते होंगे, तो अब्दुल कलाम क्या करते थे? उन बीजों को इकट्ठा करते थे और कलेक्ट करने के बाद पास की एक मार्केट में जाकर, जो गली में ही मौजूद थी, वहां बेच देते थे। ठीक है, a day's collection would fetch me the princely sum of
आना। तो आना कहते हैं ना कि 1 आना, 2 आना, 3 आना। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वो जब इमलियाँ बेच के आते थे तो बदले में उनको क्या मिलता था? एक बड़ा अमाउंट मिलता था। कितने रुपए का? 1 आना का। अब 1 आना बहुत पहले समय पे चलता था। 1 आना में 6 पैसा होता था। यानी कि एक तरीके से हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब्दुल कलाम के लिए उस समय वो एक प्रिंसली अमाउंट था। प्रिंसली अमाउंट का मतलब है, यहाँ पर लिखा है ना प्रिंसली, प्रिंसली का मतलब है कि बहुत बड़ा अमाउंट है था उनके लिए। हालाँकि 6 पैसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन अब्दुल कलाम क्योंकि छोटे थे और उनकी जो मेहनत थी उस हिसाब से ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, राइट? माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट वॉर। अब इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ यानी कि इनके जीजा जी, जो दीदी के हस्बैंड होंगे। तो इनके एक ब्रदर इन लॉ थे और ये बहुत खास मित्र भी थे, इनके बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड भी थे, जिनका जिक्र उन्होंने विंग्स ऑफ फायर में किया हुआ है। विंग्स ऑफ फायर मेरे इस चैनल पर ही पड़ा हुआ है पूरा वीडियो, उसके ऊपर आप उसे विजिट कर सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर VSSU कपूर करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो कि क्या रोल था। हालांकि हम यहाँ एक छोटा ही पार्ट ले रहे हैं। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। तो अब्दुल कलाम के जो जीजा जी हैं वो क्या करते हैं, जलालुद्दीन उनका नाम है, वो क्या करते हैं अब्दुल कलाम को जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो वॉर हो रहा है उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मनी। अब क्या होता है, जब वो कहानियाँ सुनते हैं अपने जीजाजी से तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में बार बार उन्हीं कहानियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये दीनामणि क्या है, तो दीनामणि एक तरीके का न्यूज़पेपर है जो कि तमिल में, तमिल लैंग्वेज में उधर साइड में पब्लिश होता है। ठीक है, तो तमिल लैंग्वेज का एक न्यूज़पेपर है दीनामणि। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। लेकिन अब्दुल कलाम जिस जगह पर रहते हैं वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला और बहुत ज़्यादा कट ऑफ एरिया है। तो उस एरिया में कोई भी वॉर के इफेक्ट्स नहीं पड़ रहे, तो वॉर से वो अनअफेक्टेड एरिया है। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। पर जल्दी ही क्या हुआ कि इंडिया को फोर्स किया गया और इंडिया ने एक फोर्स को ज्वाइन किया जिसका नाम था एलाइड फोर्सेस। बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो 2 पार्टीज होती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ाई करती है। तो यहाँ पर एक पार्टी को हमने ज्वाइन किया जिसको एलाइड फोर्सेस के नाम से जाना गया। एलाइड फोर्सेस में USA, UK और रशिया जैसे कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। तो हमने भी उनको ज्वाइन कर लिया और हम उनके साथ वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए, राइट। अब देखते हैं कि अब जैसे ही वहाँ पर हम शामिल हुए, कुछ इमरजेंसी जैसी कंडीशंस आ गई। अब इमरजेंसी क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, एक तरीके का कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि कोरोना के कारण बहुत सारे कर्फ्यू लगे, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी थी। तो इमरजेंसी लगाई गई और बहुत सारे चेंजेस किए गए। अब क्या हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट। और इसका कैजुअलिटी का मतलब क्या होता है, लॉस या इफेक्ट, इम्पैक्ट। तो पहला इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, ये जो हमारा इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, एक तरीके का कर्फ्यू लगा था, उसका इम्पैक्ट, उसकी कैजुअलिटी क्या हुई, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। यानी कि ट्रेन को रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कि ट्रेन का हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉपेज। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज। यानी कि अब ट्रेन आपके रामेश्वरम में नहीं रुकेगी। तो पहले जो ट्रेन का स्टॉप था, हॉल्ट था रामेश्वरम में, अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है और ये पहला इम्पैक्ट पड़ा था रामेश्वरम के लोगों के ऊपर। ठीक है, कि रामेश्वरम स्टेशन पर अब ट्रेन नहीं रुकेगी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi। तो क्या हुआ कि न्यूज़पेपर वहीं से आता था, उसी ट्रेन की मदद से आता था। लेकिन अब न्यूज़पेपर कैसे आए, क्योंकि ट्रेन तो रुकेगी नहीं। तो ये डिसाइड हुआ कि न्यूज़पेपर को बंडल बंडल फेंक दिया जाएगा सड़कों पर रामेश्वरम की। और ये ट्रेन रामेश्वरम से धनुषकोडी जाती है, पहले रुकती थी अब रुकेगी नहीं। तो अब बंडल बंडल न्यूज़पेपर बाहर की ओर फेंक दिए जाएंगे और लोग उसे वहीं से कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, that forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो भाई हैं अब्दुल कलाम के, उनका नाम है शमसुद्दीन। शमसुद्दीन क्या करते थे, न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। उनका न्यूज़पेपर से बिजनेस था, न्यूज़पेपर रिलेटेड बिजनेस था। लेकिन अब क्योंकि उनको एक व्यक्ति की मदद चाहिए जो न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करे, है ना, और उसे लाके पहुंचवाए, ठीक है। तो अब वो ढूंढने लगे एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी हेल्प कर सके। एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। आई फिल द स्लॉट का मतलब है कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट पे खरा उतरा और मैं उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट था। जब आप किसी जॉब के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, तो आप कहोगे आई फिल द स्लॉट। तो इस व्यक्ति ने अब्दुल कलाम जी ने वो स्लॉट फिल किया और वो पेपर बेचने वाले व्यक्ति बन गए। शमसुद्दीन हेल्प मी टू अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम कहते हैं कि शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने में मदद किया। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब्दुल कलाम कहते हैं 50 साल बाद, मतलब 50 साल बीत गए हैं, और अभी भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। सर्ज ऑफ प्राइड का मतलब क्या है कि एक तरीके से उनको इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन वन ओन अचीवमेंट। जब आप कुछ अचीव करते हो तो खुद के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत प्राइड महसूस होता है, उसे ही कहते हैं सर्ज ऑफ प्राइड। तो अब्दुल कलाम को आज भी वो दिन सोचकर बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने पहली कमाई करी थी, है ना। वो अपनी पहली कमाई को याद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेन्ड इन अ सर्टेन वे बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हर बच्चा जब जन्म लेता है, जब पैदा होता है, तो उसके अंदर कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनहेरिटेड मतलब वो चीज़ें जो हमें हमारे माता पिता से मिलती हैं। तो हम कुछ इनहेरिट करके आते हैं ना। कभी कभी हमारा चेहरा हमारे मम्मी पापा से मिलता है, कभी कभी हमारी कुछ आदतें मम्मी पापा से मिलती हैं। तो इनको भी बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट इन्होंने की थी अपने पेरेंट्स से। इंटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट में आता है तो उस इन्वायरमेंट का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। एंड ट्रेंड इन अ सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी मतलब कि उसके जो उसके ऊपर अथॉरिटी रखने वाले जो लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, है ना। तो पेरेंट्स और टीचर्स क्या होते हैं, फिगर ऑफ अथॉरिटी होते हैं। यानी कि एक पर्सन, ऐसा पर्सन, आप इसको डिफाइन करके हम ऐसे कह सकते हैं, अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजन, है ना। जैसे कि हमारी ज़िंदगी का डिसीजन हमारे पेरेंट्स ले सकते हैं, हमारे टीचर्स ले सकते हैं। इसी तरीके से हर बच्चे की ज़िंदगी का फैसला कोई ना कोई लेता है, पेरेंट्स या टीचर्स। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से आती है और कुछ चीज़ें उन्हें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने अपने पापा से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन को इनहेरिट किया था, यानी अपने पापा से उनको ये चीज़ें मिली थी। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके बाद अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि उनको उनकी मम्मी से क्या मिला था। मम्मी से उनको मिला था फेथ इन गुडनेस, अच्छी चीज़ में भरोसा करना, और काइंडनेस, दयालु होना। और यही सब क्वालिटीज़ इनके तीनों भाई बहनों को भी मिली थी इनके पापा मम्मी से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके 3 बहुत करीबी दोस्त थे जब वो बच्चे थे। उनके बचपन में उनके 3 बहुत करीबी दोस्त थे। एक था रामानंद शास्त्री, दूसरा था अरविंदन, और तीसरा था शिवा प्रकाशन। 3 दोस्त हैं इनके, कौन कौन से, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अभी हम किन के नाम से समझ में आ रहा होगा हम लोगों को कि ये जो तीनों लड़के हैं ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है ऐसे लोग जो एकदम दकियानूसी हैं, जो अपनी पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं, एकदम अपने रिलीजन को इतना ज़्यादा मानते हैं कि एकदम कोई भी चेंजेस उसमें बर्दाश्त नहीं करते। तो ये तीनों लड़के एक बहुत पुरानी सोच वाले हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। पर अब्दुल कलाम कहते हैं लेकिन फिर भी हम सब दोस्तों को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और हम में कुछ अंतर है। हम सब एक साथ रहते थे और एक तरह से ही रहते थे। ऐसा कहीं भी नहीं लगता था कि हम लोग कहीं डिफरेंट किसी और रिलीजन से हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, या कोई भेदभाव वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं थी। बचपन से इनके साथ ऐसा ही था, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है
In fact, Ramanatha Shastri was a son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. अब रामेश्वरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे उनका नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। उन्हीं का बेटा था ये रामानंदा शास्त्री, जो कि अब्दुल कलाम का बहुत प्रिय मित्र था। ठीक है। Later on he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father, है ना। अब हमें बताया जा रहा है कि बाद में क्या हुआ, ये जो रामानंदा था ये अपने पापा की जगह वहां का पंडित बना रामेश्वरम का। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब देखो, जो दूसरा वाला दोस्त है अरविंदन, अरविंदन ने क्या किया, अपने पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जो कि श्रद्धालु लोगों को लाने ले जाने का काम करता था, वो वाले बिजनेस को एक्वायर कर लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। तो तीसरा वाला दोस्त क्या हुआ, तीसरा वाले दोस्त का क्या हुआ, शिवा प्रकाशन का, वो साउदर्न रेलवेज में केटरिंग के बिजनेस का हेड बना। केटरिंग क्या होता है, जो खाने पीने की सर्विसेज होती है ना ट्रेन में, तो वो खाने पीने की सर्विसेज में जो भी मैनेजमेंट करना होता था उसका हेड कौन बना, ये इसका तीसरा दोस्त शिवा प्रकाश। ठीक है। आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई जा रही हैं जो आपकी इस पिक्चर से रिलेटेड हैं। देखो यहाँ पर कुछ भगवान के आइडल्स लिए हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं इस तरीके से, सब हिंदू पंडित ब्राह्मण्स दिख रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चा भी है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो कुछ मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर एक बोट है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। अब देखो सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, तो कल्याणम जो है ये मैरिज को कहा जाता है, शादी को कल्याणम कहा जाता है उस तरफ जिस तरफ के ये लोग हैं रामेश्वरम में। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जब सीता और राम की मैरिज सेरेमनी करवाई जाती है, मतलब कि आज के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, सीता की मूर्ति और राम की मूर्ति की फिर से शादी करवाते हैं। ठीक है। Our family used to arrange boat with special platform for carrying idols of Lord from the temple to marriage site. तो यहाँ पर अब्दुल कलाम के परिवार वाले क्या करते हैं, वो अपनी बोट्स का अरेंजमेंट करते हैं जिस बोट्स पे उन मूर्तियों को रख के शादी के स्थान तक ले जाया जाएगा। ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। और शादी की जगह कौन सी जगह है, पानी के बीचों बीच में शादी कराई जाती है सीता और राम की, और उस जगह को क्या कहा जाता है, रामा तीर्था। रामा तीर्था नाम के उस पानी के बीचों बीच और रामा तीर्था नाम की उस जगह को एक्वायर किया गया है, और वहीं पर सीता और राम की शादी कराई जाती है, एक सेरेमनी होती है, और अब्दुल कलाम के परिवार वाले उसके लिए बोट का अरेंजमेंट करते हैं और सेफ्टी से उस आइडल्स को वहां पर पहुंचा देते हैं। और रामा तीर्था जो जगह है वो अब्दुल कलाम के घर के बहुत पास भी है। Events from the Ramayana and from the life of prophets were the bedtime stories by my mother and grandmother would tell the children in our family. अभी अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती थी, सबको सुनाई जाती है। हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो हमें कहानियां सुनाते हैं, तो इन बच्चों को भी कहानियां सुनाई जाती थी। और सोते वक्त इन्हें कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी, रामायण की कहानियां सुनाई जाती थी, और साथ ही साथ प्रॉफिट्स की, यानी कि हिंदू रिलीजन की भी अच्छी कहानियाँ और मुस्लिम रिलीजन की भी अच्छी कहानियाँ उनको सुनाई जाती थी। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि उनके यहाँ हिंदू और मुस्लिम में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब एक कहानी बताते हैं अब्दुल कलाम कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 5th क्लास में थे, तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में वो पढ़ते थे। तो वहाँ पर एक नया टीचर आया, अ न्यू टीचर केम इन to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. तो अब्दुल कलाम क्या करते थे, जैसे मुस्लिम लोग एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ कैप पहनते हैं ना, वैसे वो कैप पहनते थे जिससे ये पता चलता था कि वो मुस्लिम हैं। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और वो हमेशा पहली रो में बैठते थे, सबसे आगे बैठते थे। रामानंदा शास्त्री जो कि उनका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसी के साथ वहाँ बैठा करते थे। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड पता है किसको कहा जा रहा है, ये जनेयू को कहा जा रहा है, जो जनरली ब्राह्मण्स अपने गले में से लेके पूरे बॉडी में ऐसे करके क्रॉस डालते हैं। ठीक है। तो वो सेक्रेट थ्रेड पहनता था इनका दोस्त रामानंदा,
और हिंदू था और ये कैप पहनते थे जिससे पता चलता था कि ये मुस्लिम है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन ये जो नए टीचर थे इनसे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, इनको एकदम टॉलरेट, उनसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता। नॉट स्टमक मतलब उनसे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. जैसा कि सोशल रैंकिंग्स हैं, सोशल रैंकिंग्स उस समय अलग अलग की गई थी। जैसे कि एक तो होते थे प्रीस्ट जो सबसे हाई पोजीशन के माने जाते थे, फिर होते थे क्षत्रिय जो कि फाइटर्स होते थे, और उसके बाद आते थे, फिर आते थे वैश्यास। वैश्यास जो होते थे वो बिजनेस पीपल होते थे, और फिर आते थे शूद्रास। तो ये क्या होते थे, ये और भी ज़्यादा अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाल दिए जाते थे। तो सबसे हाई कैटेगरी के कौन होते थे, ये होते थे ब्राह्मण्स। तो उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतने हाई सोशल रैंक का बंदा है, ये बच्चा बैठा हुआ है और उसके साथ ये मुस्लिम लड़का बैठा है। तो उन्होंने क्या किया कि अब्दुल कलाम को उठा के पीछे भेज दिया लास्ट बेंच पे। आई फेल्ट वेरी सैड, अब्दुल कलाम को बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी हो गए। एंड सो डिड द रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही बुरा रामानंद शास्त्री को भी लग रहा था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड to my seat in the last row. The image of my weeping, image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि दोनों लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, और इसके बाद जब फाइनली वो पीछे जाके बैठ गए तो उन्होंने देखा कि उनका जो दोस्त है रामानंद शास्त्री, उसकी आंखों में आंसू है और वो दुख के कारण रो रहा है। और ये बात जो है अब्दुल कलाम के दिल को छू गई, और वो इसे कभी भी भूल नहीं पाए कि मुझसे अलग होने पर मेरा दोस्त भी मेरे लिए रो रहा था। उसके लिए भी फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम सोशल रैंक्स हाई लो, कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। जब स्कूल खत्म हुआ तो ये बच्चे अपने घर गए और अपने अपने पापा मम्मी को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, समन का मतलब होता है कॉल्ड, बुलाना। तो क्या हुआ, लक्ष्मणा शास्त्री ने बुलाया टीचर को। इन आर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने टीचर को डांटा और कहा कि आपको इस तरीके से नहीं, ये जहर जो एक कह सकते हैं ना जातिवाद का जहर और एक इनइक्वालिटी ऊंच नीच की बातें बच्चों के इनोसेंट दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ब्लंटली मतलब होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, स्ट्रेट अवे कह दिया उन्होंने, भले आपको बुरा लगे या भला लगे, जो बात है वो सच है। तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा, या तो आप सॉरी बोलिए, आप स्कूल और इस जगह को ही, रामेश्वरम को ही छोड़ के चले जाइए। तो not only did the teacher regret his behavior but the strong sense of conviction लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। यहाँ तक कि टीचर ने ना ही सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, इसके अपार्ट टीचर को ये बात रियलाइज हुई। कन्विक्शन मतलब होता है एक स्ट्रांग बिलीव, जो उनको एक बिलीव था कि ये जो अप्स एंड डाउन का, इससे उनका मन हटा और फाइनली वो जो है बदल गए और वो एक अच्छे व्यक्ति बन गए और ये सब सोचना छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये है टीचर और यहाँ पर बैठे हुए हैं रामानंद शास्त्री, है ना। और ये देखो गले में इन्होंने जनेऊ पहना है और यहाँ पर बैठे हैं अब्दुल कलाम जिन्होंने सर पे कैप पहनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अब यहाँ पर हमें अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि रामेश्वरम में ज़्यादातर लोग, ये जो सोसाइटी के रिजिड टर्म्स हैं, मतलब रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अनटचेबल्स है, इसे छुओ मत, या ये बहुत हाई लोग हैं, प्रीस्ट हैं, ये ब्राह्मण्स हैं तो ये बहुत हाई रैंकिंग के हैं, है ना, ये चीज़ें। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग करना, सेपरेट करना। तो अलग अलग लोगों को सोशल रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग करने को लेकर यहाँ लोग बहुत सीरियस थे। यानी आज सोशल और कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में हुआ करती थी। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin, was a very conservative wife, was something of a rebel. अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इनके जो साइंस टीचर थे
अब्दुल कलाम के, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्या अय्यर। तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर जो है, हालांकि वो एक पुरानी सोच वाले ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव यानी ट्रेडिशनल, बहुत पुराने ज़माने की सोच रखने वाली लेडी थी। वॉज समथिंग ऑफ रिबल। लेकिन यहाँ पर रामानंद सॉरी, यहाँ पर जो शिवा सुब्रमण्या अय्यर हैं, ये थोड़े से रिबल हैं, थोड़े से विद्रोही किस्म के व्यक्ति थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। वो ये चाहते थे कि ये जो भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, इसको तोड़ दिया जाए, इस बैरियर्स को ब्रेक कर दिया जाए, जिससे कि अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिंगल मतलब हो सकता है, होता है मिल सके, आपस में मिल सके और इकट्ठे हो सके। ठीक है। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी। और इनके जो टीचर थे वो अब्दुल कलाम के साथ घंटों टाइम स्पेंड करते थे। एंड वुड से, और कहते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो इतने ज़्यादा बड़े बनो, इतने ज़्यादा डेवलप हो जाओ कि ऑन पार मतलब होता है, ऑन पार का मतलब होता है सेम लेवल, तुम बाकी लोगों के बराबरी में आ जाओ, पढ़े लिखे लोगों के लेवल में आकर खड़े हो जाओ। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर बुलाया खाने पे। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to the dine in her ritually pure kitchen. उनकी वाइफ डर गई, हॉरिफाइड हो गई कि कैसे एक मुस्लिम लड़के को हम अपने घर बुलाएंगे और इतने प्योर, रिचुअली प्योर यानी कि एक तरीके से बाहरी चीज़ों से बचाकर एकदम हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से सेफ रखा हुआ है उन्होंने अपनी किचन को ना। तो कह रही है कि कैसे एक मुस्लिम लड़का हमारे किचन में आएगा और उसे इम्प्योर कर देगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के को अपने किचन में खाना नहीं खिला सकती। शिवा सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। तो अब यहाँ पर क्या होता है, शिवा सुब्रमण्यम जो है, इनको जो है किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता है ना, पर अपसेट नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं वो, कुछ कहते भी नहीं और साथ में वो क्या करते हैं, बट इंस्टेड सर्व नहीं, और वो उस बच्चे को खाना, मतलब अब्दुल कलाम को अपने ही हाथों से, परटर्ब का मतलब होता है अपसेट होना, है ना, अपसेट नहीं होते, नॉट परटर्ब्ड मतलब अपसेट नहीं होते, और उस बच्चे को अपने हाथ से ही खाना सर्व करने लगते हैं, खाना देने लगते हैं। हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट मील्स। अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं और उसके बगल बैठ जाते हैं और उसको खाना उसके साथ खाने लगते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन। अब उनकी जो वाइफ है वो किचन के पीछे से लोगों को देख रही है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसकी वाइफ को कुछ भी अंतर दिखा होगा मेरा चावल खाने के तरीके में, या पानी पीने के तरीके में, या फिर ज़मीन को साफ करने के तरीके में। व्हेन आई वॉज लीविंग द हाउस, जब मैं घर जा रहा था, घर से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर द डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिवा सुब्रमण्यम ने कहा कि तुम अगले हफ्ते भी आना हमारे साथ जो है डिनर करने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, तो अब्दुल कलाम को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि उनकी वाइफ ने भी अजीब सा बर्ताव किया था। तो उनका हेजिटेशन देखकर ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने कहा कि अपसेट मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुमने एक बार तय कर लिया है कि तुम्हें सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना, तब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड his house the next week, Shiva Subramaniam Iyengar's wife took me inside her kitchen. लेकिन जब नेक्स्ट वीकेंड पे ये बच्चा उनके घर फिर से गया तो शिवा सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी उसको अब्दुल कलाम को अपने किचन में ले गई और अपने हाथ से ही उन्होंने उसको खाना सर्व किया। यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज। तो लोगों के अंदर बदलाव आ जाता है अगर हम कोशिश करते हैं तो। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप्रॉक्स 1945 में ओवर हुआ है और उसके बाद इंडिया को 1947 में आज़ादी मिल गई है। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडिया, और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो भी बहुत पास थी। ठीक है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे।
द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। पूरी की पूरी कंट्री, एक अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है नेवर नोन बिफोर और नेवर डन बिफोर, जो चीज़ आपको पता ही नहीं, आपने कभी पहले महसूस ही नहीं की। एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है चीयर, ऐसी खुशी के साथ पूरा का पूरा भारत भरा हुआ है खुशी के मारे, है ना। अब पूरा भारत खुश है और यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं, आई आस्क्ड माई फादर फॉर द परमिशन टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम अपने पापा से परमिशन मांगते हैं कि मुझे रामेश्वरम छोड़ के जाने की इजाज़त दीजिए, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथापुरम। और मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं रामानाथापुरम में अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, देखो ये है उनकी वाइफ, ये है अब्दुल कलाम जी, और ये वो जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने जो है जोर से बोला, उनके पापा ने, जब उन्होंने अपने पापा से परमिशन मांगी ना कि मैं जा सकता हूँ रामानाथापुरम में जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उनके पापा ने जोर से कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। जैसे कि एक सीगुल, सीगुल क्या होता है, एक चिड़िया होती है, ठीक है, जो कि ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचा। तो कहता है जैसे एक चिड़िया उड़ती है सन के पास, मतलब बहुत दूर, बिना किसी घोंसले के, बिना घर के वो निकल जाती है और उड़ती है, सक्सेसफुल होती है, इसी तरीके से तुमको भी निकलना पड़ेगा। ही कोटेड खलील जिब्रन। खलील जिब्रन क्या है, एक राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने एक कहानी लिखी थी कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तो जो खलील जिब्रन है, इन्होंने कहानी लिखी थी योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तो इनके पापा जो हैं, इनकी मम्मी को समझा रहे हैं, अब्दुल कलाम की मम्मी उदास हो गई कि मेरा बच्चा मुझसे दूर चला जाएगा। तो हेजिटेंट मदर को समझाने के लिए वो क्या करते हैं, खलील जिब्रन का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये जिंदगी के बच्चे हैं, लाइफ ने इन्हें अपने लिए बनाया है, ठीक है, और तुमने इनकी चाह की, तुम्हें ये मिल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको अपने हिसाब से चला लोगी। इन्हें आज़ाद छोड़ो और इन्हें इनकी ज़िंदगी, अपने सपने पूरे करने दो। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे द्वारा आए हैं पर तुमसे नहीं है ये, मतलब तुम्हारे कारण ये इस दुनिया में ज़रूर आए हैं, लेकिन तुम्हारे तक सीमित ये नहीं रहेंगे। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम इन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपना विचार नहीं दे सकते। ये अपने विचार लेके आए हैं और इन्हें ऊंचा उड़ना होगा। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके पास इनके अपने थॉट्स हैं। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी स्टोरी माई चाइल्डहुड को हमने कवर कर लिया है। एपीजे अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का ये बहुत प्यारा एक्सट्रैक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी कवर कर लिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ वी असिस्ट यू कपूर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।